हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत है अपने टीम सी और वन एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ पूरी टीम की तरफ से कि कल से जैसे कहते हैं ना, कुछ काम करते हैं नया तो एक के बाद एक मुसीबतें आती जाती है। कल लाइव चला ही नहीं, बिल्कुल पूरे दिन हम कोशिश करते रहे, तो हमने जैसे तैसे रिकॉर्डिंग करके कुछ वीडियोस डाले क्योंकि बैच के अनाउंसमेंट हो चुके थे, आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। आज हमने सुबह शुरुआत अच्छी रही, लाइव रही, पहली पंकज सर की, फिर मेरी, लेकिन तीसरी क्लास आते आते फिर से बीच में वीडियो अटकना और वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। अब पहली चीज़ तो क्या है कि रिमोट एरिया में है, यहाँ पे इतना कोई टेक्निकल हमारे पास पर्सन भी नहीं है जो इतने सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों को बिल्कुल यहाँ कहाँ दिक्कत है उसको ढूंढ पाए। तो पूरा दिन सब लोग लगे रहे सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। अब शायद कुछ हुआ है लेकिन अभी भी श्योर नहीं है, उसकी टेस्टिंग होगी। तो पहली चीज़ तो हो सकता है यूट्यूब पे बार बार बीच में कुछ छोटे छोटे स्ट्रीम आए आपको, वो टेस्टिंग वाले टेस्ट करने के लिए करना पड़ता है। दूसरा, अभी मेरे पास में इधर ब्लैक शैडो ये दिख रहा है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर भी ये चीज़ें आ रही है। तो आप भी समझते हो टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन होती है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अपने कंट्रोल में नहीं है। खासकर हम तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो बिल्कुल भी इन चीज़ों के जानकार नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हमारा सहयोग करोगे इस टाइम के अंदर। क्लासेस को लेके एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मेरा शेड्यूल सुन लीजिए आप पूरा। फर्स्ट ग्रेड जो आरपीएससी की भर्ती है स्कूल लेक्चरर की, उसके अपन कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। 240 नंबर जो कॉमर्स के सब्जेक्ट है, सुबह 8 से लेके 8:45 तक 45 मिनट की पंकज सर की क्लास, 8:45 से 9:30 तक मेरी क्लास, फिर 10:30 से 11:15 तक भरत सर की क्लास। ये फर्स्ट ग्रेड का शेड्यूल है सुबह का। उसके बाद स्टैटिकल ऑफिसर सांख्यिकी का जो अपना पोस्ट है वो, और कंप्यूटर यानी संगणक भर्ती, इन दोनों की क्लासेज हमने कॉमन कर रखी है क्योंकि कॉमन टॉपिक है इसके अंदर। स्टैट्स कॉमन है, इकोनॉमिक्स कॉमन है और कंप्यूटर कॉमन है। तो उसका टाइम है 12 से लेके 12:45 तक, फिर 12:45 से 1:30 बजे तक, या 1 से 1:45 मान लो, 12:45 से 12 से लेके 12:45 तक और 1 से लेके 1:45 तक। और इवनिंग में मेरा टाइम होगा कितना, करीब 6:30 बजे मैं आपको मिलूँगा, ठीक है, क्योंकि दिन में मेरा ऑफिस रहता है इस वजह से। अब कल अपनी ये इवनिंग की क्लास हो नहीं पाई थी मेरी भी, और बाकी क्लासेस भी डिस्टर्ब थी। तो एक चीज़ पहली चीज़ मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, देखिए समय 1 या 2 दिन ऊपर नीचे कभी हो सकता है, आपका कोर्स जो है बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब मान लो एक दिन कल कम पड़ गई क्लास, तो इसका भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई एक अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी हम रिकॉर्ड करके आपके कोर्स के अंदर डाल देंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की इस बात की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, बार बार आपके मैसेज आते हैं तो हमें भी थोड़ा सा वो होता है कि यार कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए इतने सारे स्टूडेंट को रिपोर्ट करना भी संभव नहीं है। तो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप अपना इसीलिए बनाया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप कृपया करके जुड़ जाइए, oneexam.in नाम से है ग्रुप, उसमें सारे अपडेट आपको हम भेजते रहते हैं, ठीक है। क्लास थोड़ी सी डिले हुई तो भी वहाँ पे बताएंगे, और अगर 5-10 मिनट बाद का टाइम है तो भी वो भी आपको सूचित करेंगे। ये तो पहली चीज़ हो गई अपनी, जो अभी एट प्रेजेंट बहुत बड़ी हम मुश्किल से फेस कर रहे हैं, उसको लेके बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं होगा तो अपन कोई बात नहीं, शुरुआत के 2 दिन, 1-2 दिन मान लो, कल भी नहीं होता है, 1-2 दिन उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं तो नया सिस्टम ही लेके आ जाएंगे, सब कुछ नया कर देंगे। तब तक के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस डालेंगे, मतलब रिकॉर्ड करके आधे घंटे बाद में उसको अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्लासेज नहीं रुकेगी, बस इतना आप यकीन मानिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं उन सबको पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि वीडियोस आपके जैसे ही क्लास ख़त्म हुई अपलोड हो जाएगा, तुरंत कोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा, रिकॉर्डेड आप देख सकते हो। नोट्स पहला हफ्ता इस वीक को छोड़ दीजिए, अगले हफ्ते से एडवांस में नोट्स मिलेंगे। जो क्लास चल रही है उससे पहले आपको नोट्स उसके ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके साथ पढ़ सकते हो। हमें भी पता है बिना नोट्स के पढ़ना मुश्किल है, तो आपको नोट्स वेल एडवांस में प्रोवाइड किए जाएंगे। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू जिस दिन अपन सॉल्व करेंगे क्लास में, उससे पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, कोर्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और अब ऐप पे भी अवेलेबल है। जिन लोगों ने वेबसाइट पे परचेज किया उनको हम ऐप में भी एक्सेस दे देंगे नेक्स्ट वीक से बैच बना के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
कोई ना उसका एक्स्ट्रा चार्ज या कुछ नहीं, आपको सेम चीज़ वहाँ पे भी मिल जाएगी। और जिन लोगों को ऐप में परचेज़ करना चाहते हो तो उनकी रिक्वेस्ट थी काफ़ी लोगों की कि वेबसाइट पे समझ नहीं आता कैसे परचेज़ करना, बार बार जाना, तो आपको ऐप में भी अब ये कोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था इतना। अब अपनी क्लास इकोनॉमिक्स की जब तक बीच में आज नहीं जाते इसको ठीक करने वाले, तब तक मैं चलाता हूँ, फिर जब आएंगे तो क्लास ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अपन। मैं पहले आपको जो कंप्यूटर और एसओ दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, आप सुनिएगा ध्यान मेरी बात। इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने वैसे बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार शुरुआत कहाँ से करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और व्यष्टि, माइक्रो और मैक्रो, ये दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स को दो तरह में बांटा हुआ है। पहले अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, मैक्रो में क्या होता है, सब कुछ अभी अपन डिस्कस करेंगे। सिमिलरली कंप्यूटर जो संगणक भर्ती है उसके अंदर भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। 8 नंबर पे जो दे रखा है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन। सिमिलरली ये एसओ के अंदर भी दे रखा है, कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें, मतलब ये कॉमन है टॉपिक दोनों के अंदर। मैं आगे वाले टॉपिक की तो बाद में बात करूँगा, तो फिलहाल अपन ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरा। तो दोनों की तैयारी करने वाले अच्छे तरीके से मेरी बात सुने, आपको ये क्लास अटेंड करनी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। एक एक चीज़ को आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर गलत करने की गुंजाइश जीरो करके छोड़ूंगा मैं, इतना मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक मैं आपसे चाहूँगा, एक आप छोटी सी नोटबुक मेंटेन करें प्लीज़, पर्टिकुलर मेरे इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। ज़्यादा मोटी नहीं, 100-200 पेज की नोटबुक पतले से आप लेके आइए, और फ्रेश नोटबुक होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप कहीं भी रफ लिख रहे हो। उस नोटबुक का मैं आपको इम्पोर्टेंस इतनी बता दूं, उस नोटबुक में हम हर वो बात लिखेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। मतलब सिर्फ उसके अंदर क्रक्स जो सार होता है एकदम इम्पोर्टेंट, जो याद रखनी है, वो पहले दिन से लिखते चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, आप ये 50-100 पेज अगर आपने पढ़ लिए तो आपके इकोनॉमिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं अप्रोच आपको बता चुका हूँ, एनसीईआरटी अपना बेस होगा और एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके एनसीईआरटी की उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी से ही ये टॉपिक दिए गए हैं सीधे सीधे उठा के, और वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके पास एनसीईआरटी की पीडीएफ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थोड़ा मैं ज़्यादा जोर दे के बोल रहा हूँ आज, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का डिस्कशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट तो क्या है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आती है वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, बहुत ज़्यादा आसान। अगर आपने इस इकोनॉमिक्स को समझ लिया ना, क्वेश्चन गलत होने की संभावना नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ स्टैट्स की क्लास आपने अभी शुरू की होगी, चाहे एक क्लास ही हुई, आज की तो क्लास बीच में रुक गई थी। पंकज सर से स्टैट्स मैंने खुद पढ़ा है, मेरे जीवन के अंदर पंकज सर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट करवाया बचपन से, जब से मैंने सीए में एंट्री ली। तो आप मेरा इतना यकीन मानिए कि स्टैट्स के अंदर वो जो शॉर्ट ट्रिक्स, जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें आपको बताएंगे, आप आंख बंद करके बस वही पढ़िए। इतना लंबा चौड़ा स्टैटिस्टिक्स है, उसको बिल्कुल आपको सार मिलेगा उसके अंदर, और जो चीज़ें आप एग्ज़ाम में याद करके जाओगे और एग्ज़ाम में सही भी करके आओगे, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं अपन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप ध्यान रखिएगा, अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा। मैं जो भी बताऊं, ये जो मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहले ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक होता है ना, कई लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, तो इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हो चुकी है। और ये वर्ड क्या है? ओइकोनोमिया। देखिए, ओइकोनोमिया क्या मतलब होता है इसका? तो इसके दो पार्ट है बेसिकली। इसका मतलब होता है हाउस यानी घर, और ये नोमिया मतलब अकाउंट या खाता कह सकते हो आप। दो शब्द, मतलब घर और उसका अकाउंट, घर का खाता, एक घर का हिसाब किताब, हाउस होल्ड जो जिसको कहते हैं, एक घर, उसका हिसाब किताब, उसका लेखा जोखा। इस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? अपने इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है। कौन सा शब्द था ये? ओइकोनोमिया। और इसका
ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। बस इतनी सी बात ये याद रखनी, इसमें समझने लायक कुछ भी बात नहीं, बस दिमाग में ध्यान होना चाहिए। कौन सा शब्द है? ओइकोनोमा, और वर्ड कैसा है? ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब क्या है बताओ? हाउस और उसका अकाउंट, घर और उसका खाता, ठीक है। भूलोगे नहीं? ठीक है सर, नहीं भूलेंगे। अब सुनना मेरी बात, ये तो लिखी लिखाई बात हो गई, अब समझने लायक बात सुनिएगा, बिल्कुल फोकस मेरे एक एक शब्द के ऊपर। क्या होती है इकोनॉमी, क्या होता है इकोनॉमिक्स? क्या होती है इकोनॉमी और क्या होता है इकोनॉमिक्स? आप गैस कीजिए। हम कई बार ये सुनते हैं, इकोनॉमी वर्ड तो सुनते ही रहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की इकोनॉमी, और इकोनॉमिक्स ये भी अपने एक तो किताब है इसलिए सुना हुआ है। दूसरा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट जो अर्थशास्त्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मनमोहन सिंह जी बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो सुनिएगा बात ध्यान से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैं एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पे मैं कुछ काम करता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे काम आता है वो मैं करता हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिलता है? मैं काम करूँगा, उसके बदले बताओ मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा क्या करूँगा मैं? खर्च करूँगा, ठीक है। खर्च कहाँ करूँगा? अलग अलग जगह पे करूँगा, कुछ खाने पीने को, रहने को, कपड़े, बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। मतलब ये सामान कहीं जहाँ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ये कहीं बन भी रहे होंगे, कहीं मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे, कहीं मैं बाल कटवा रहा हूँ तो वो सर्विस भी दे रहा होगा, तो इनका भी रोल आ गया मार्केट में। कुछ ये भी लोग हैं, ठीक है। यहाँ फिर कुछ लेबर भी काम कर रहे होंगे, मजदूर, कुछ मशीनें भी लगी होगी, जहाँ काम हो रहा है कुछ मशीनें भी लगी हुई। ये पूरा जो चक्र है ना, ये सारी एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधियाँ हैं। ये एकदम लेमैन में बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी काम हो रहा है वो सब क्या है? इकोनॉमी है, पैसों से रिलेटेड। आप सो रहे हो, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। आप ध्यान लगा रहे हो, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। आप और कोई गुलछर्रे उड़ा रहे हो, इसमें कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। लेकिन जब भी आप काम कर रहे हो, किसके लिए? पैसों के लिए, तो इसमें क्या आती है? इकोनॉमिक्स आती है। तो एक चीज़ आप पहले दिमाग में आपके ख्याल आ गया होगा, इकोनॉमिक्स मतलब कहीं ना कहीं पैसा, या कहीं ना कहीं कंजम्पशन, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ नई चीज़ बन रही है, या नई चीज़ जो बनी है उसका कंजम्पशन हो रहा है, उसकी खपत हो रही है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है? इकोनॉमिक्स है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेफिनेशन को और सही से करते हैं अपन, देखते हैं, सुनना बात ध्यान से। 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, रुकिए थोड़ा सा मैं और आपको एलोबरेट करना चाहता हूँ इस डेफिनेशन को, फिर आता हूँ इन तीनों पार्ट के ऊपर। मान लो ये बेसिक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की पहली किताब के अंदर, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपका बर्थडे है, ऐसा मत कीजिएगा कि ये तो पढ़ा हुआ है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, आता है सो आता, आपको सुनना है बस, ठीक है। आपका बर्थडे है, आपको 1000 रुपीज़ मिले अपने घर से, 1000 रुपया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको खर्च करना है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, बर्थडे है तो पार्टी दोगे अपने दोस्तों को, खुद भी मौज करोगे। दूसरा ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो? अपने लिए पहनने को नई टी शर्ट, नई शर्ट, कपड़े ला सकते हो। और क्या कर सकते हो बताओ? और क्या करोगे आप? पैसे मिले और क्या क्या कर सकते हो? मूवी देखने जा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो? अपने गुल्लक में डाल सकते हो, सेविंग कर सकते हो। अगर आप छोटे हो तो, बड़े होने पे तो सवाल ही नहीं है सेविंग का। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब पार्टी देना भी ज़रूरी है, नए कपड़े भी ज़रूरी है, नई मूवी आई वो भी देखना ज़रूरी है, और भविष्य के लिए सेविंग करना भी ज़रूरी है। लेकिन पैसे हैं अपने पास कितने? सिर्फ 1000 रुपया। क्या करोगे बताओ? कौन सा काम करोगे? वो काम जिसकी तलब सबसे
ज़्यादा है, जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, या जिसकी उपयोगिता ध्यान से सुनिएगा, जिसकी उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा है, आप वो काम करोगे। मान लो आपके दोस्त ऐसे हैं जो बिना पार्टी बिल्कुल आपको जीने नहीं देंगे, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? पार्टी देना। आपने कहा ऐसा दोस्त तो कोई ख़ास नहीं है, अकेले रहने वाले व्यक्ति हो, आपको लगता है मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कपड़े सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कहा नहीं कपड़े वपड़े सब ठीक है, बस मेरे को तो मूवी देखनी है, सबसे ज़्यादा मज़ा है मुझे किस में आएगा? मूवी में आएगा। तो आप वो कर सकते हो। और कोई इन सब चीज़ों से परे एकदम पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, तो वो तो क्या करेगा? 1000 रुपये बचा के सेविंग कर देगा उसको। अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जो वांट्स है, यानी आवश्यकताएं, देखो हिंदी में थोड़ा शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, वो तो क्या है? असीमित है, अनलिमिटेड है। कैसी है? अनलिमिटेड। किसी की ज़रूरत है ख़त्म हुई है क्या? पार्टी भी है, कपड़े भी लेने हैं, मूवी भी देखनी है, सेविंग भी करनी, सारे काम करने हैं। लेकिन अपने जो संसाधन है, क्या संसाधन कौन से, जो इन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए चाहिए हमें, वो क्या है? एकदम सीमित है। 1000 रुपये ही है अपने पास, लेकिन अपनी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। अब यही इकोनॉमिक्स है कि जो अपने पास संसाधन है इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, वो तो है सीमित, आवश्यकताएं हैं बहुत ज़्यादा। इन सीमित संसाधनों का किस तरीके से अच्छे से अच्छा इस्तेमाल किया जाए कि अपनी जो ये आवश्यकताएं हैं ये अधिक से अधिक पूरी हो सकें, या वो आवश्यकताएं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता है अपने लिए, वो क्या हो सके? अपनी पूरी हो सके। बस यही गणित जो है ना, ये क्या है? अपने आप में इकोनॉमिक्स है। ये इकोनॉमिक्स का मूल मंत्र है कि कैसे एक देश, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज, एक राज्य अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, उन संसाधनों को किस तरीके से काम में लेता है ताकि उसकी उपयोगिता अधिक से अधिक मिले, उसको सेटिस्फैक्शन, उसको संतुष्टि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बेसिक बात समझ आ गई? थोड़ा सा मैं आपको एक कदम आगे ले जाके दिखाता हूँ। ये तो एग्जाम्पल था एक व्यक्ति का, एक अकेले पर्सन का। तो वो किसकी ज़रूरत देखेगा? वो सिर्फ खुद की ज़रूरत देखेगा। 1000 रुपये आया, उस 1000 को मैं कहाँ खर्च कर सकता हूँ। अब सुनना, मान लो एक परिवार है, क्या है? एक फैमिली है, परिवार है पूरा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिएगा, बेसिक बातें हैं लेकिन इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के हर सवाल का जवाब यहीं से निकलेगा। इकोनॉमिक्स का हर कॉन्सेप्ट इसी अवधारणा पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सुनना बात, अगर एक फैमिली है, मान लो एक परिवार है, उस परिवार के अंदर मान लो 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स हैं, और उस फैमिली के अंदर 5 सदस्य हैं और उसकी मान लो इनकम है फैमिली की 10,000। ओके, 10,000 रुपये कमाते हैं। अब फैमिली में मेंबर्स भी अलग अलग है, 5 है। ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 लोग हैं, चिंटू मिंटू पिंटू, 4-5 लोग हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आय कितनी है अपनी? 10,000। ए को ज़रूरत है कुछ और, बी की ज़रूरत कुछ और, सी की कुछ और, डी की कुछ और, ई की कुछ और। मान लो ए जो है वो छोटा बच्चा है, टिपुड़ा है, उसको किसकी ज़रूरत है बताओ? खिलौनों की। बी जो है वो वयस्क है, अडल्ट है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? खाना पीना, कपड़ा, जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी ज़रूरत है। सी जो है वो बुजुर्ग है, तो उनको मेडिकल, दवाई, हेल्थ रिलेटेड इन चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब एक ही परिवार के अंदर लोगों की ज़रूरतें अलग अलग है, ठीक है? अब सुनना मेरी बात। अब जो 10,000 है उसका बंटवारा कैसे होगा? 5 सदस्य हो गए, हर सदस्य कुछ न कुछ क्या करेगा? एक तो वो कुछ सहयोग करता है पैसे कमाने। मान लो ये छोटा है, ये तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बी
कुछ कमा भी रहा है और उसकी कुछ ज़रूरत भी है, सी कुछ कमा भी रहा है, उसकी कुछ ज़रूरत भी है, डी भी कुछ कमा रहा है लेकिन उसकी भी कुछ ज़रूरत है। अब इस 10,000 से खिलौने कितने लिए जाए, दवाई कितनी ली जाए, खाने पीने की चीज़ें कितनी ली जाए और बाकी अदर चीज़ें जो है वो कितनी ली जाए, ताकि इन अलग अलग लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। अब मान लो ये परिवार जो है पूरे 10,000 दवाइयों पे इस पे खर्च कर देता है या खिलौने ले आता है, तो क्या इनकी जो घर की अर्थव्यवस्था है वो सही चलेगी या गड़बड़ चलेगी? गड़बड़ चलेगी। क्यों? सिर्फ एक आदमी की ज़रूरतें पूरी हुई है, बाकी लोग तो भूखे बैठे हैं, किसी को खिलौना नहीं मिला, किसी को बाकी ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही। मतलब घर की अर्थव्यवस्था कैसी है इनका, मैनेजमेंट जो है वो खराब है, अच्छा नहीं है। अब तीसरे एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। अब एक बात करते हैं अपन देश की, ये है अपना इंडिया। इंडिया में एक तरफ अपने पास क्या है, सारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं। अब ये संसाधन क्या होते हैं? जो ज़मीन के नीचे मिनरल्स है, जो लेबर है अपने, वो भी एक तरीके से संसाधन है, जो मशीनरी है वो है, जो कैपिटल है, पूंजी है, ये भी क्या है अपने पास, संसाधन है। ये सारे क्या है अपने संसाधन है। इधर देश की क्या है, पूरी आबादी है। इधर देश की क्या है, पूरी आबादी है, जो क्या कर रही है, कोई अलग अलग काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब ये जो आबादी है ना 125 करोड़ मान लो, इनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सबको खाना मिले, सबको रहने के लिए मकान मिले, सबको पहनने के लिए कपड़ा मिले, सबको एजुकेशन मिले, सबको हेल्थ मिले। तो इन संसाधनों का कैसे इस्तेमाल किया जाए? अपने पास ये चीज़ तो सीमित है इंडिया के पास, भाई लोग हैं वो इतने ही हैं, लेबर इतनी है, मशीन इतनी है, कैपिटल पैसा इतना ही है, रिसोर्सेज इतने ही है, ये संसाधन तो अपने पास सीमित है। लेकिन इन संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि अपने देश के अंदर सारी चीज़ों की ज़रूरतें क्या हो जाए, पूरी हो जाए, इन सब की रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मतलब ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या कर पाएँ, पूर्ति कर पाएँ। अब मान लो सारा संसाधन जो है कपड़ों में इनमें लगा दिया या लग्जरी चीज़ों में लगा दिया, लोग भूखे बैठे, खाने को नहीं है, खाने को तरस रहे हैं, ये क्या सही चीज़ होगी? नहीं। सारा पैसा खाने पे कर दिया, खाना एक्स्ट्रा है, लेकिन बाकी ज़रूरतें अपन हेल्थ वाइज पीछे हैं, एजुकेशन वाइज पीछे हैं, तो क्या तरक्की होगी? मान लो अगर पूरा देश सिर्फ एग्रीकल्चर में ही लगा हो, सब लोग सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हो सकता है धान में तो हमने खूब उत्पादन कर दिया, लेकिन अपने को बाकी चीज़ों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो अपन क्या करेंगे, धान बाहर बेचेंगे और बदले में कुछ चीज़ें लेके आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक समाज परिवार हो, चाहे एक देश हो, इकोनॉमिक्स का सिर्फ इतना सा मतलब है कि उसके पास जो टोटल संसाधन है, उन टोटल संसाधन को किस तरीके, जो सीमित है, ये संसाधन क्या है, इनकी खास बात ये है, ये क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। इन लिमिटेड संसाधन को कैसे इन अनलिमिटेड, असीमित जो वांट्स है, जो ज़रूरतें हैं, इनकी पूर्ति के लिए लगाया जाए, ताकि अधिक से अधिक उपयोगिता मिल सके, अधिक से अधिक लोगों को संतुष्टि मिल सके, अधिक से अधिक अपनी ज़रूरतें पूरी हो सकें। बस यही क्या कहलाता है, अपना इकोनॉमिक्स कहलाता है। बात समझ आ गई? ओके, ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी समझ आई, खास कुछ नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो भी आएगी, एकदम स्पेशल आएगी समझ। देखिएगा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो सीमित संसाधन है उनको क्या अलोकेट करना अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे मान लो लेबर है, कितनी एग्रीकल्चर में लगेगी, कितनी खेती बाड़ी में, कितनी मैन्युफैक्चरिंग में लगेगी, कितनी सर्विस सेक्टर में, डॉक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, टीचर, ये लोग बनेंगे। तो ये जो लेबर सीमित है, इसका अलग अलग जगह इस्तेमाल करना, अलोकेट करना, ताकि सबकी ज़रूरतें क्या हो सके, पूरी हो सके। अब एग्रीकल्चर वाले ने क्या बनाया होगा,
सॉरी, थोड़ा सा मैं एक बार जगह की दिक्कत होगी। देखिएगा, मान लो मैं एक ही फैक्टर की बात कर रहा हूँ, लेबर की। किसकी बात कर रहा हूँ? लेबर की, यानी मजदूर। सबसे पहली चीज तो ये क्या है? सीमित है। कुछ लोगों को लगाया किसमें? एग्रीकल्चर में, कुछ को लगाया किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में, कुछ को लगाया किसमें? सर्विस सेक्टर में, जैसे कि अपनी एजुकेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस, इन कामों में हमने लगाया। अब सुनिएगा, पहली चीज तो क्या लिखी हुई है? अलोकेशन। अलोकेशन मतलब बंटवारा। किसका? ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, कौन सा? लेबर। इसका किसके बीच में? ये अलग अलग एक्टिविटीज, जो गतिविधियां अपन कर सकते हैं, जो ज़रूरतें हैं, एग्रीकल्चर मतलब खाने पीने की चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग मतलब दूसरी आवश्यकताएं, और ये एजुकेशन और ये आवश्यकताएं। तो इन सीमित संसाधनों का किस तरीके से अलोकेशन किया जाए। अब मान लो जो खेती बाड़ी हुई, इससे क्या बनेंगे? अनाज, जो खाने के काम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग से कुछ सामान बनेंगे, जो ज़रूरत, कपड़े वगैरह, रहने को घर, और इनसे कुछ सेवाएं तैयार होगी। अब ये जो बना फाइनली आउटपुट, इस लेबर को अपन ने लगाया और इन चीज़ों में लगा के जो अपना फाइनल आउटपुट निकला, अनाज, जो सामान या सेवाएं, इनका वितरण किस तरीके से किया जाए? इनका वितरण, बंटवारा किस तरह? वापस इनको भी तो बांटना पड़ेगा भाई। अनाज सबको मिलना चाहिए, सामान जिनकी ज़रूरत है सबको मिलना चाहिए, सेवाएं सबको मिलनी चाहिए। ये भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। मतलब दो एस्पेक्ट हो गए। एक तो जो रिसोर्सेज है, इस साइड तो है रिसोर्सेज सीमित, इनका अलोकेशन अलग अलग में, फिर इन्होंने जो बनाया उसका क्या करना? वापस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है सर, थोड़ी सी और बात समझ आई। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो आपके एग्जाम के अंदर काम की चीज़ है, सिलेबस के अंदर जो दी हुई है। देखिएगा जरा, किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की, एक्सक्यूज मी, एक मिनट है ना, किसी भी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की दिक्कत या प्रॉब्लम क्या है? ये आपके एग्जाम के लिए जो मैं बता, वो पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, सिर्फ ये समझने के लिए कि दो ही बातें हैं, संसाधन सीमित, डिमांड अनलिमिटेड, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो असीमित। ठीक है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी भी इकोनॉमी की तीन जो है वो क्या होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, मतलब पूरे देश की मुख्य प्रॉब्लम होती है। कितनी? तीन। कौन कौन सी? ये काम की चीज़ है। पहली चीज़, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाया जाए। नोट करते रहना इसको साथ में। पहला क्वेश्चन हो गया क्या? क्या बनाया जाए। दूसरा, कैसे बनाया जाए, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। एंड तीसरा, किसके लिए बनाया जाए। अभी समझते हैं इसको, है ना, चिंता मत कीजिएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ये तीन मुख्य प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती है। पहली क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। अनाज, कपड़े, मकान, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, क्या प्रोड्यूस करें। दूसरा, कैसे बनाया जाए। लेबर ज़्यादा लगानी है, मशीनें ज़्यादा लगानी है, उसको मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से किया जाए। और तीसरा, किसके लिए बनाया जाए,
मतलब गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, रईस है उन लोगों के लिए, अमीरों के लिए। 3 सवाल। पहला सवाल क्या बनाया जाए, दूसरा कैसे बनाया जाए, तीसरा किसके लिए बनाया जाए। इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था की 3 दिक्कतें। समझते हैं इसको, ये क्या सवाल है, यही क्यों सवाल है। पहला क्वेश्चन देखा आपने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्या है? अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब ये ऐसा क्यों है, समझिएगा मेरी बात। पहला सवाल देखिए, हमने एक बात पढ़ी अभी कि जो हमारे संसाधन हैं कैसे हैं बताओ, भूले तो नहीं? कैसे हैं? लिमिटेड है, सीमित है। हमारी ज़रूरतें कैसी है, आवश्यकताएं कैसी है? अनलिमिटेड है, असीमित है। भूले तो नहीं? ठीक है। अब देखिए, ये 3 सवाल इसी से निकले हैं। अब मान लो सॉरी, अब मान लो अपने पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, मान लो असीमित संसाधन है अपने पास। क्या कोई आप में से सोचेगा, मान लो किसी के पास अनलिमिटेड पैसा है, आज मुझे आके कोई बोल दे भाई तेरे को जब जितनी ज़रूरत हो पैसे ले सकता है, बताओ क्या मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत है क्या ज़िंदगी में, लाइफ में? आप ही जवाब दो। नहीं है ज़रूरत। क्यों? जब भी मुझे कोई भी ज़रूरत होगी, जैसी भी ज़रूरत होगी, मेरे पास संसाधन है, उठा के मैं क्या करूँगा, वो ज़रूरत पूरी कर दूँगा। लेकिन मान लो मुझे बोल दिया आपके पास अरबों रुपए है, लेकिन वो उतने ही है, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे ही फुल स्टॉप लगा, मतलब लिमिटेड हुई, मुझे सोचना पड़ेगा कि ये जो सीमित है, लिमिटेड है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। क्या मैं पहले की तरह खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? कहीं ना कहीं जाके एक फुल स्टॉप लग रहा है, एक पॉइंट पे जाके मेरे संसाधन क्या हो रहे हैं, रुक रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो सुनिएगा बात, अपने धरती पे संसाधन क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। या किसी भी अर्थव्यवस्था के पास, किसी भी देश के पास, किसी भी एक इकोनॉमी के पास जो संसाधन है भारत के पास, वो क्या है, सीमित है। संसाधन का मतलब क्या होता है? लैंड, ज़मीन, लेबर, व्यक्ति मजदूर, और कैपिटल यानी पूंजी, पैसा। ये तीनों चीज़ें अपने पास क्या है, सीमित है। ये तीनों चीज़ें क्यों है संसाधन? तो देखिए, कोई भी चीज़ इन तीनों चीज़ों से ही बनती है, ज़मीन से, मजदूर से, उस पर कुछ आदमी काम करेंगे, और पूंजी से, मतलब पैसा लगाने से। ठीक है, तो ये तीनों संसाधन अपने क्या है, सीमित है। तो जब सीमित संसाधन है तो हमारे देश को ये तय करना पड़ेगा कि इन सीमित संसाधनों से क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। ओके भाई, अनाज, कपड़े, रोटी, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, हजारों लिस्ट है सामान की, क्या बनाया जाए। और दूसरा, कैसे बनाया जाए, मतलब वो जो बना रहे हैं उसके अंदर लैंड कितनी लेंगे, लेबर कितनी लेंगे, कैपिटल कितनी लेंगे। मुख्यतः 2 चीज़ें, लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा। सुनिएगा बात, एक तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें ज़्यादा लेबर लग रही है, दूसरा ऐसा बना रहे हो जिसमें ज़्यादा मशीन लग रही है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बना रहे हैं अपन, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें लेबर कितनी और मशीन कितनी। अब मान लो लेबर महंगी पड़ रही है, लेकिन मशीन से वही चीज़ सस्ती बन रही है, आप किसका इस्तेमाल करोगे? जाहिर सी बात है, मशीन का करोगे। लेकिन मशीन का इस्तेमाल करने पे एक दिक्कत हो जाएगी, क्या? अपनी जो लेबर है वो खाली रह जाएगी, वो बेरोजगार रह जाएगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है, क्या कि चीज़ें बना तो रहे हैं, हमने तय तो कर लिया ये बनाएंगे इन सीमित संसाधन से, लेकिन कैसे बनाएंगे, ये भी एक अपने आप में ज़रूरी सवाल है। और तीसरा, किसके लिए बनाया जाए, अमीरों के लिए बनाया जाए, गरीबों के लिए बनाया जाए, और किसके लिए बनाया जाए। इतना समझ आ गया, किसी भी इकोनॉमी की ये 3 प्रॉब्लम होती है। अब अगला सवाल, कोई भी इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, उस इकोनॉमी को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। सुनिएगा कौन कौन सी है।
पहली होती है मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरी होती है सोशलिस्ट या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। समझते हैं इनको हिंदी में क्या कहते हैं। मार्केट का तो पता चल गया, बाजार अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, सोशलिस्ट यानी समाजवादी या साम्यवादी, ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्ट शब्द में बता दूंगा आपको, है ना। देखिएगा क्या होती है मार्केट इकोनॉमी। ये सिर्फ बांटा है अपन ने, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बांटा है। कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी उसको बोलते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था जहां पे किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने पैसे अपने खुद के मालिक, चाहे जो बनाओ, चाहे जो बेचो, चाहे जितने में बेचो, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। मतलब सारी चीज़ें कौन तय करता है? मार्केट। मार्केट में जो चीज़ें महंगी बिक रही है, जिनमें मुनाफा ज़्यादा, आप वो बनाओगे। किसके लिए बनाओगे? तो जो खरीद सकता है, भले वो अमीर है चाहे गरीब है, हमें उससे मतलब नहीं। हम तो उसके लिए बनाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाला है। कैसे बनाएंगे? तो जो हमें सस्ता पड़ेगा हम उस तरीके से बनाएंगे। हमें मतलब नहीं चाहे लोग बेरोजगार रहे चाहे मरे, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं। समझे बात? मार्केट का मतलब, कैपिटलिस्ट का मतलब, पूंजीवादी का मतलब जो पैसों के पीछे चलती है इकोनॉमी, जहां सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बात समझ आई? जैसे अगर यूएसए की बात करें, अमेरिका की, संसाधन तो उनके पास भी क्या है? सीमित है, लिमिटेड है। ऐसे में संसाधन तो उनके पास भी क्या है? लिमिटेड है। लेकिन वहां पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सरकार तय नहीं करती। कौन तय करते हैं? वहां के लोग, वहां के लोग तय करते हैं। मतलब वहां के जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, या जो भी काम करना चाह रहा है, वो चाहे जो प्रोड्यूस करे, उसको जरूरी नहीं है खेती करे कि भाई सबसे पहले तो अमेरिका में अनाज की पूर्ति होनी चाहिए। नहीं, आपको जिस चीज़ में फ़ायदा दिखे आप वो करो। चाहे लिकर बेचना है लिकर बेचो, चाहे हवाई जहाज बेचना है हवाई जहाज बेचो, एकदम फ्रीडम। सरकार आपको कोई मना नहीं करती। हथियार बनाना है, उसमें ज़्यादा फायदा है तो वो बनाइए। कैसे बनाना है? मशीन, लेबर, कोई मतलब नहीं है। चाहे रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, फ्री हो आप, कैसे भी बनाओ। किसके लिए बनाना है? तो जो भी खरीदार है, आप हथियार बना रहे हैं, दुनिया में अलग अलग जगह उनके खरीदार है, वो बनाते हैं, अमेरिका और पूरी दुनिया खरीदती है। तो किसके लिए? तो जो भी आपका खरीदार हो, भले वो अमेरिका में हो चाहे बाहर हो। ये नहीं देखना कि यार हम तो हथियार बना रहे हैं या एप्पल बना रहे हैं, इतना महंगा, लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, गरीब के पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कोई मतलब नहीं है। खरीदार अगर आपका है तो आप उसको बनाइए, आप फ्री हो। ये तो होती है कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहीं अगर कंट्रोल या इसकी बात करें तो यहाँ पे सरकार क्या करती है? पूरी तरह से खुद तय करती है क्या बनाना है। मतलब लोगों की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। मतलब फिक्स है कि आपको इतना तो अनाज उगाना ही है। हर चीज़ पे सरकार का कंट्रोल है। रोजगार कितना देना, कितना नहीं देना, कौन सा व्यापार आप कर सकते हो, कौन सा व्यापार आप नहीं कर सकते, हर चीज़ कौन तय करता है? गवर्नमेंट तय करती है। मतलब जो तीनों सवाल है, क्या, कैसे और किसके लिए, तीनों के जवाब कौन देगी? क्या बनाना सरकार तय करेगी, वो बताएगी। मतलब जो चीज़ सरकार नहीं चाहती ये बनाए तो उस पर क्या कर देगी? रोक लगा देगी, भाई ये आप नहीं बना सकते। कैसे, कैसे बनाना? तो वो क्या करेगी? वो चाहती कि नहीं मशीन नहीं लगे, तो वो क्या करेगी? मशीनों पे रोक लगा देगी। बाहर से मशीन नहीं ला सकते, कम से कम इतने लोगों को आपको फैक्ट्री में रोजगार देना पड़ेगा। ठीक है। किसके लिए बनाना है? तो वहाँ सरकार कीमतें भी तय करेगी, भाई ये गरीब को मिले तो आप कम से कम, अधिक से अधिक MRP, इतनी प्राइस, इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। तो वहाँ प्राइस भी कौन तय करता है? सरकार तय करती है। यहाँ प्राइस, भाव कौन तय करता है किसी भी चीज़ का? यहाँ मार्केट तय करता है, डिमांड सप्लाई। एप्पल चाहे जितने बेचो, लेकिन यहाँ पे
सरकार तय करती है। तो ये रात दिन का अंतर है किसमें, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट या फ्री इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, फ्री है जो बिल्कुल। दूसरी कंट्रोल्ड या सोशलिस्ट, यानी समाज के लिए, वहाँ सरकार सब कुछ लोगों का सोच के फिर तय करती है। बात समझ आई। और एक तीसरी आती है इन दोनों की मिश्रित, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा इंडिया है अपना, भारत जो है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब उसमें आपको फ्रीडम भी है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी बहुत कंट्रोल भी आपको कर रही है। जैसे MRP का कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ चीज़ें जिनमें लाइसेंस लेना पड़ता है, आप बना तो सकते हो लेकिन सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो सरकार भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है। किसी चीज़ को सरकार चाहती है ज़्यादा बने, सरकार चाहती है ज़्यादा बने, तो वो क्या करती है, उसमें टैक्स में छूट दे देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, प्रेरित हो। ज़्यादा लोगों को कैसे बनाना है, उसमें मशीन के इंपोर्ट पे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। वहीं अगर आप लेबर लगाते हो तो उसका टैक्स के अंदर बेनिफिट देंगे आपको, इतने लोगों को रोज़गार दोगे तो आपको और बेनिफिट देंगे। तो इस तरीके से सरकार इनडायरेक्टली क्या करती है, पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं करती जैसे इसमें होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल भी रखती है, थोड़ा बहुत फ्रीडम भी रहता है, जैसे अपने भारत में है। तो ये 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, चलिए अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या यूज़ है, तो देखिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या है सारी, जब पूरी पिक्चर क्लियर होगी ना तब इनकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। और शुरुआती क्लास है, मैं थोड़ा रुक रुक के आराम से ही आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। जैसे ही 1-2 दिन में आप मुझे समझ जाओगे, मेरी फ्लो को समझ जाओगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। चलिए आज के लिए मैं क्लास यहीं पे रोकूंगा, थोड़े हमारे साथी आ गए हैं, थोड़े सही करने वाले। तो बस एक मेरा अंतिम में वापस निवेदन है, थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, नहीं होगी तो रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी, पर क्लासेस जो हम आपको देंगे तीनों के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे एस हो, लाइफ चेंजिंग आपकी क्लासेज होगी, इतना बेस्ट तरीके से 200% आपको देंगे हम। चाहे क्लास वीडियो में कंटेंट हो, चाहे अपने नोट्स में हो, चाहे MCQs में हो, चाहे पास्ट पेपर हो, चाहे रिवीजन हो, हर चीज़ के अंदर मॉक टेस्ट हो, जी जान लगा देंगे और एग्ज़ाम आप क्रैक करके ही रहोगे। बस इतना का इतना कॉन्फिडेंस आपके पार्ट पे आप भी अपने मन में रखिए, हमारे ऊपर रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट।